गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। हम 11th क्लास का पॉलिटिकल साइंस ह्यूमैनिटीज़ से फर्स्ट जो लेसन है बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ वो कर रहे थे। इस लेसन का हमने कुछ पार्ट हैं वो हमने कर लिया है। उस चैप्टर का जो पार्ट हमने किया उसका पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, फिर जहाँ से हमने छोड़ा था फिर वहाँ से हम अपने चैप्टर को आगे करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने दिस बुक इज़ अबाउट द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में एक बुक है कि भारतीय संविधान की क्या कार्य प्रणाली है। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल रीड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आने वाले जो आगे पार्ट हैं उसमें हम भारत के संविधान के जो विभिन्न पहलू हैं उनकी क्या कार्य प्रणाली है भारतीय संविधान की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। You will learn about the various institutions of the government in our country and their relationship with each other. But before you begin to read about elections, governments and presidents and prime minister, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles that bind the institutions of government have their origin in the Constitution of India. तो इसके बाद हम जो हमारे देश की सरकार के विभिन्न जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में आपसी क्या संबंध है, कैसा रिलेशनशिप है, ये पढ़ेंगे। फिर इस बुक में हम भारत सरकार के किस प्रकार से चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसमें पढ़ेंगे कि सरकार ने पूरा जो ढांचा है, सरकार की जो संस्थाएं हैं उनको नियंत्रित करने के लिए जो विभिन्न सिद्धांत हैं वो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। तो प्रेजेंट जो लेसन है इसको पढ़ने के लिए हमें कई बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल लर्न, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ज्ञान हो जाएगा, हमें पता लग जाएगा व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, व्हाट ए कॉन्स्टिट्यूशन डज टू द सोसाइटी, एक समाज के लिए संविधान का क्या मतलब होता है, हाउ कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर्स इन सोसाइटी, किस प्रकार से संविधान है जो समाज के विभिन्न ग्रुप्स में, समूह में, किस प्रकार से इंस्टीट्यूशंस में समाज के जो विभिन्न ग्रुप हैं, समाज के विभिन्न जो समूह हैं उनमें शक्ति का बंटवारा, एलोकेशन ऑफ पावर कैसे करता है, संविधान में कैसे ये व्यवस्था की गई है, ये हमें इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। एंड व्हाट वाज द वे इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, और कौन से तरीके से भारत का संविधान है वो जो लिखा गया है, किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये सब हम इस लेसन में पढ़ेंगे। फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, हमें एक संविधान की जरूरत क्यों होती है। तो क्यों होती है हमें संविधान, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, क्यों हमें इसकी जरूरत होती है। व्हाट आर द फंक्शंस, क्या फंक्शन होते हैं संविधान के, किस तरीके से संविधान लिखा गया है, क्या फॉर्मेशन है इसकी। व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर सोसाइटी, और समाज के लिए संविधान का क्या भूमिका है, क्या काम करता है समाज के लिए। हाउ डज ए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संविधान का क्या संबंध है, जो हम जीवन जीते हैं उसमें संविधान की क्या इम्पोर्टेंस है। एक विद्यार्थी, एक श्रमिक, सिपाही, किसान, व्यापारी, सब लोग, सब भारत के नागरिक हैं और एक नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं, हर रोज एक जीवन जीते हैं। उसमें नियम व्यवस्था क्या है, कैसे आपको लगता है कि एक नियमित रूप से एक नियम के अनुसार जीवन जी रहे हैं। तो इन प्रश्नों का आंसर ढूंढने के लिए आंसरिंग दीज क्वेश्चंस इज नॉट ए डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक, जितना आपको मुश्किल लगता है इन क्वेश्चन का आंसर देना वो इतना ही आसान है, सरल है। तो फर्स्ट अब हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें हमारे सब समाज के जो विभिन्न ग्रुप हैं, समुदाय हैं, उनके बीच में तालमेल बढ़ाता है और वो एश्योरेंस देता है, हमें भरोसा दिलाता है। इमेज योर सेल्फ टू बी ए मेंबर ऑफ ए रीजनेबली लार्ज ग्रुप, फर्दर इमेज दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स,
आप अपने आप को मान लीजिए कि किसी ग्रुप के आप सदस्य हैं, समाज में कोई ग्रुप है उसके सदस्य हैं आप, और इस समाज की अलग अलग विशेषताएं हैं। बहुत सारे समाज में ग्रुप होते हैं, समुदाय होते हैं। सभी समाज के ग्रुप की, समुदाय की अलग अलग आधार होते हैं, अलग अलग आधार पे वो बने होते हैं। तो आप भी किसी एक समुदाय के सदस्य हैं। एक बार मान के चलिए, या अपने जिस समाज में, जिस समूह में आप उस किसी समाज में आप, जिस समाज में आप एक समूह के सदस्य, उस समूह को देखिए अपने आप किस प्रकार के समूह के सदस्य हैं। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। आपके जो समाज में रहने वाले जो ग्रुप हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न संप्रदायों से जुड़े हुए वो लोग हैं, तो उनके रहने के तरीके हैं, वेरियस वेज हैं, वो अलग अलग तरीके से वेरियस वेज में वो बटे हुए भिन्न हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजन allegiances. Some are Hindu, some are Muslim, some are Christian, some are perhaps profess no religion at all. They are also varied in many different aspects. They pursue different professions, have different abilities, have different hobbies, different taste in everything from films to books. Some are rich, some are poor, some are old, some are young. Image further that members of this group are likely to have disputes over various aspects of life. How much property should one be allowed to own? Should it be compulsory that every child be sent to school, or should the parents be allowed to decide? How much should this group spend on its safety and security? Or should it build more parks instead? Should the group be allowed to discriminate against some of its members? Every question will elicit a variety of answers from different people. But for all their diversity, this group has to live together. They are dependent upon each other in various ways. They require the cooperation of each other. What will enable the group to live together peacefully? तो मान लीजिए आप एक समुदाय के सदस्य हैं, और बहुत सारे समुदाय, बहुत सारे दल हैं जो समाज में रहते हैं, और उन दलों में, या वो दल हैं वो किसी भी आधार पे बने हो सकते हैं। वो दल कुछ हिंदू हो सकते हैं, उनमें कुछ मुसलमान हो सकते हैं, कुछ ईसाई हो सकते हैं, और इस तरीके से उनकी धार्मिक निष्ठाएं भी अलग अलग हो सकती हैं। वो किसी एक धर्म को नहीं मानते, या कुछ एक ऐसे लोग भी हैं उस समाज में, आपके दल में या आपके आसपास के दल में, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। वो लोग अलग अलग व्यवसाय हैं, उनका अलग अलग प्रोफेशन है, उनकी एबिलिटीज़, उनके कार्य करने की क्षमता है वो अलग अलग है, उनकी पसंद नापसंद, उनके शौक़ वो भी बिल्कुल अलग हैं। चाहे वो पुस्तक है, चाहे वो सिनेमा है, सब विचारों में पुस्तक पढ़ने, सिनेमा देखने के विचारों में वो एक दूसरे से अलग हैं। उनमें कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं समाज में, और कुछ लोग बहुत गरीब हैं। कुछ लोग बूढ़े होंगे तो उनमें कुछ जवान होंगे। तो बहुत सारे ऐसे आपने देखे हैं, इस तरीके के समाज में ग्रुप होते हैं। तो ऐसे जो समाज में समूह हैं, ऐसे जो ग्रुप हैं, इनमें हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर समाज में, या फिर आपके मोहल्ले में किसी न किसी मुद्दे के लेकर कभी न कभी कोई वाद विवाद उठ खड़ा होता है, या होता रहता है अक्सर, जिसमें सभी व्यक्तियों के किसी मुद्दे के बारे में अपनी राय है वो अलग अलग होती है, जिसके कारण विवाद उत्पन्न होता है। इसमें हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए, सरकार की तरफ से ले लीजिए। समाज में एक दूसरे व्यक्ति को देख के हमारे मन में विचार आ सकता है कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है और एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा अमीर है, तो हमारे मन में विचार आ सकता है कि किसी व्यक्ति को पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए। क्या सभी बच्चे हैं जो उनको स्कूल में भेजा जाना चाहिए, जो समाज में रहने वाले? क्योंकि समाज के विकास के लिए क्या ज़रूरी है? शिक्षा ज़रूरी है, और शिक्षा हर एक भारतीय नागरिक या किसी भी समाज का जो नागरिक है वो पढ़ा लिखा होगा, तभी वो शिक्षित होगा, तभी वो समाज की उन्नति में एक अपना योगदान, एक अपनी भूमिका निभा सकता है। तो क्या उस समाज में रहने वाले सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए, या माता पिता के हमें भरोसे छोड़ देना चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें या न भेजें? या फिर उस समाज में हमें सुरक्षा के लिए कितना खर्च उठाना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए सुरक्षा के लिए, रक्षा के मामलों पर? या
रक्षा कोई ऐसा विशेष मामला नहीं है किसी दूसरे व्यक्ति की, दूसरे ग्रुप की नज़र में। वो चाहते हैं कि रक्षा पे जितना बजट खर्च होता है, जितना खर्च आता है, उसकी बजाय हम पार्क बना दें, तो ऐसा भी विचार हो सकता है। तो हर एक व्यक्ति है, हर एक सदस्य में, तो हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य इस समाज में, उनमें किसी न किसी मुद्दे को लेकर बिल्कुल अलग, टोटली डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके। लेकिन फिर भी इतनी सारी भिन्नताओं के, इतने डाइवर्सिटी के बावजूद भी सभी लोगों को एक समाज में इकट्ठे रहना पड़ता है। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक टीचर है, एक सिपाही है, एक श्रमिक है, एक अमीर है, एक गरीब है, एक उद्योगपति है, एक बेरोजगार है, सभी को फिर भी साथ रहना होता है। तो इतनी भिन्नताओं के बावजूद भी, तो क्योंकि समाज में व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। एक डॉक्टर को अपने बच्चे पढ़वाने हैं तो शिक्षक की जरूरत होती है। एक शिक्षक है, वो भी बीमार हो सकता है, उसके बच्चे बीमार हो सकते हैं, या समाज का अन्य व्यक्ति बीमार हो सकते हैं, तो उसे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। एक किसान है, वो दूसरे समाज में जो रहने वाले लोग हैं, व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनके लिए अन्न उपजाता है और बदले में उनसे वो अपने लिए ज़रूरी सेवाएं वो प्राप्त करते हैं। तो हम एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से कनेक्टेड हैं, तो हमें एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। तो किसी भी तरीके से हम एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। One may say that perhaps members of this group can live together if they can agree on some basic rules. Why will the group need certain basic rules? Think of what would happen in the absence of some basic rules. Every individual would be insecure simply because they would not know that members of this group could do to each other. Who could claim rights over what? Any group will need some basic rules that are publicly promulgated and known to all members of that group to achieve a minimal degree of coordination. But these rules must not be unknown, must not be only known, they must also be enforceable. If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. Saying that the rules are legally enforceable gives an assurance to everybody that others will follow these. For if they do not do so, they will be punished. तो समाज में जब रहते हैं हम, तो किसी भी समूह के हम उस समाज में जिस भी हम ग्रुप के सदस्य हैं, या कोई भी समाज में जो ग्रुप है, उसको सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त जो नियम हैं संविधान के द्वारा, उनके अनुसार जीवन या व्यवहार करने की, जीवन जीने या व्यवहार करने की जरूरत होती है। कुछ बुनियादी नियम हैं, वो सभी को उनको फॉलो करने का ज़रूरत होती है, ताकि समाज में एक समन्वय बन सके, आपसी भाईचारा कायम रह सके। लेकिन ये नियम केवल तभी मान्य नहीं होंगे कि सरकार ने इनको बना दिया, संविधान में ये लिखे गए हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है, वो नियमों का पालन नहीं कर रहा, और दूसरा जो ग्रुप है समाज में रह रहा, जो समूह है, वो उन नियमों का पालन कर रहा है। तो जो नियमों का पालन कर रहा है, उसको डर रहता है उस समूह से जो नियमों का पालन नहीं कर रहा, और इसी वजह से वो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, ये सोचकर कि अमुक ग्रुप है वो नियमों का पालन नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था की गई है संविधान के द्वारा समाज के अंदर, कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई समाज है जो दूसरे नागरिक भी ऐसा कोई समूह है जो पालना नहीं कर रहा, तो उन नियमों का पालन करवाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था है न्यायालय की। तो न्यायालय क्या करता है? न्यायालय उन नियमों को लागू करवाता है, उनको बलपूर्वक या फिर कानूनन रूप से विधिपूर्वक उनको लागू करवाता है। यदि कोई व्यक्ति फिर भी उन नियमों का उल्लंघन करता है तो वहाँ पर दंड का प्रावधान होता है, दंड दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें क्या सीखते हैं
फर्स्ट पॉइंट से, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलो फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमोंगस्ट मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी। हम समाज में कुछ मुद्दों पर एक मत नहीं हो सकते, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो सभी कॉमनल उसके ऊपर एग्री होना ही पड़ता है, तभी उस समाज में जो नियम व्यवस्था कानून व्यवस्था बनती है। और वो नियम है जब सभी ग्रुप हैं उनको एग्री करते हैं, ऐसे हम कॉमनल जो नियम हैं, जो आम नियम है, रूल है, बेसिक रूल है, मौलिक जो रूल हैं, उनको एक लिखित दस्तावेज में रखते हैं, तो उस दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं, जिसको सभी पालना करनी अति आवश्यक होती है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड ए सेट ऑफ बेसिक रूल्स। पहला कार्य संविधान का एक नियमों का दस्तावेज देना, एक बेसिक सेट है जो रूल्स का, वो देना, जिसके तहत जो समाज में रहने वाले विभिन्न दल हैं, जो समूह हैं, वो सभी उसको माने, उसके अनुसार वो चलें। तो नीचे एक एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्लास के मॉनिटर चुनने के बारे में इसमें बताया गया कि किस प्रकार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको ये बात और अच्छे से समझाएगी। एक्टिविटी क्या है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ। इनेक्ट द थॉट एक्सपेरिमेंट ऑफ दिस सेक्शन इन क्लासरूम। जो यहाँ पे दिया गया है उसको अपने क्लास में एक्सपेरिमेंट करें। द एंटायर क्लास शुड डिस्कस एंड अराइव एट सम डिसीजन दैट वुड अप्लाई टू एवरीवन फॉर दिस एंटायर सेशन। जो क्लास में निर्णय लिया गया है, विचार विमर्श के बाद वो पूरे के पूरे सेशन, जैसे 2022-21 तक वो पूरा लागू रहेगा। और डिसीजन है वो किसके बारे में है, हाउ वुड बी द क्लास रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन, कि उस क्लास का मॉनिटर, रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, जो बच्चे क्या हैं, वो सारे के सारे तो अपनी शिकायत लेके प्रिंसिपल सर के पास नहीं जा सकते कि उनको ये समस्या है, या फिर सारे के सारे बच्चे हैं किसी अपने क्लास इंचार्ज के पास, या फिर अदर सब्जेक्ट टीचर या स्पोर्ट्स टीचर के पास, किसी के पास ऐसे नहीं जा सकते। तो वो क्या करते हैं, जब हर रोज़ काम रहते हैं, क्लास को कोई ना कोई रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऐसे में क्या होता है, क्लास का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, मॉनिटर है, वो डिसाइड किया जाता है, चुना जाता है। तो आप ये बताइए, हाउ वुड द क्लास रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन, कि क्लास के मॉनिटर कैसे चुने जाने चाहिए, ये बताइए। क्लास की राय से या टीचर को ही उनको इलेक्ट करना चाहिए। विच डिसीजंस विल द रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू टेक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी क्लास की तरफ से उस मॉनिटर को कौन से डिसीजन लेने की समर्थता होनी चाहिए, ये जो वो बगैर दूसरे से पूछे अपने कोई भी निर्णय ले सके। आर दीज सम डिसीजंस दैट द क्लास रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट टेक विदाउट कंसल्टिंग द एंटायर क्लास, क्या कुछ ऐसे डिसीजन भी हैं जो वो मॉनिटर बिना क्लास के दूसरे स्टूडेंट से सलाह परामर्श के डिसीजन ले सके। यू कैन एड एनी अदर आइटम्स टू दिस, आप उसमें कुछ बातें रख सकते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ सम किटी फॉर द क्लास, कोई पार्टी करनी है क्लास में, किटी पार्टी है, तो उस पार्टी के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, वो खुद मॉनिटर को छोड़ देंगे आप, या फिर इसके बारे में डिसाइड करेंगे। ऐसा देखिए आप क्या करेंगे उस विचार से सोच के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए पिकनिक एंड ट्रिप, वो अचानक से आपको बोल देगी किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रिप है, कहीं पे जा रहा है, वाटर पार्क जा रहा है, कहीं बाहर जा रहा है, हिल स्टेशन के लिए जा रहे हैं, या वन डे ट्रिप है, कोई प्रगति मैदान या फिर दिल्ली, तो कहीं पे भी हम जा रहे हैं, तो आप क्या उसको ये निर्णय लेने के लिए छोड़ दोगे कि आप लीजिए, हाँ चलने के एकदम से तैयार है, या उसको डिस्कशन करोगे, उसको सलाह दोगे, उससे एडवाइस करोगे, सजेशन करोगे, और वहाँ पे एक डिस्कशन चलेगा। यू कैन एड एनी अदर आइटम, तो इसमें आप बहुत सारी बातें हैं, इसमें आप रख सकते हैं। एज लॉन्ग एज एवरीवन एग्रीज टू इट, मेक श्योर दैट यू इंक्लूड दीज सब्जेक्ट्स दैट हैव लेड टू एनी डिफरेंसेज इन द पास्ट, how to revise these decisions in case you need to, write down all the decisions on a paper and put, तो ये क्या करेंगे आप, सारे के सारे डिसीजन हैं वो पेपर पे लिखेंगे और फिर बताएंगे उनके बारे में, तो वगैरह वगैरह, इसमें आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, निर्णय निर्माण की जो शक्ति होती है उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
कि निर्णय निर्माण है, कोई डिसीजन लेना है किसी बात के बारे में, किसी कार्य के बारे में, तो आपने कोई डिसीजन लेना है, उसकी डिसीजन मेकिंग की, डिसीजन लेने की क्या, किसके पास ये पावर होनी चाहिए, इसके बारे में हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे। A constitution is a body of fundamental principles according to which a state is constituted or governed. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कुछ सिद्धांतों का, मौलिक सिद्धांतों का एक सेट होता है, एक रूप होता है जिसमें मौलिक सिद्धांत लिखे होते हैं, जिसके द्वारा किसी राज्य का निर्माण होता है और उस राज्य में सरकार है वो चलाई जाती है। तो संविधान क्या है? कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है। बट what should these fundamental rules be? लेकिन ये फंडामेंटल रूल्स, ये मौलिक अधिकार, मौलिक नियम क्या होने चाहिए आपकी नज़र से, आप बताइए। एंड what makes them fundamental? Well, the first question you will have to decide is who gets to decide what the laws governing the society should be. तो पहले आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि समाज का शासन जिन नियमों के आधार पर चलाया जाएगा, उन नियमों को कौन बनाएगा? समाज का शासन चलाना है, किस तरीके से वो शासन चलाया जाए, तो वो नियम कौन बनाएगा? किसको आप ये पावर दोगे? आप सोचिए एक बार। You may want rule X, but others may want rule Y. How do we decide whose rules or preferences should govern us? You may think the rules you want everyone to live by are the best, but others think that their rules are the best. How do you resolve this dispute? So even before you decide what rules should govern the group, you have to decide who gets to decide. आप समाज में रहते हैं, आप उस समाज के लिए नियम व्यवस्था के तहत जो निर्णय निर्माण शक्ति है वो किसको देना चाहेंगे? सरकार को देना चाहेंगे या अपने द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि उनको देना चाहेंगे? अब मान लीजिए कोई एक रूल है, कोई एक नियम है, वो नियम सभी लोगों पर लागू होना है उस समाज के, लेकिन उस समाज में रहने वाले कुछ ग्रुप हैं या दो ग्रुप उदाहरण के रूप में ले लीजिए, एक ग्रुप को वो नियम पसंद नहीं है, उनको लगता है अगर ये रूल देश में लागू हो गया, उनके समाज में लागू हो गया, ये उनके लिए हानिकारक होगा, और जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो उसको बेस्ट मानता है, उसको चाहता है कि ये समाज में लागू होना चाहिए, देश में लागू होना चाहिए। तो ऐसे में क्या करेंगे हम? उदाहरण के रूप में मैं अभी, आप एक CAB आया था, CAB आपको याद होगा, CAB मतलब CAB, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया था। ये जो बिल है ये हमने पार्लियामेंट में इसको पेश किया, फिर ये CA में कन्वर्ट कर दिया गया, CA, और इसका खूब सारा विरोध पूरे भारत में देखने को मिला था। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं आपको बताऊं तो हिंदू जो हैं, इस जो एक हिंदू या कुछ हिंदुओं के साथ, ये सभी नहीं है, मैं एक जैसे ये बात डिस्प्यूट में नहीं, सिर्फ एक मोटे तौर पर, चलो कोई नहीं, इस बात को भी छोड़िए। एक समाज का एक बहुत बड़ा विशेष कोई ग्रुप है, वो चाहता है कि CA लागू होना चाहिए, CA तो बन गया, वो CA भी लागू होना चाहिए, और CA है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेंगे। लेकिन जो B ग्रुप है वो चाहता है कि ये किसी भी तरीके से हमारे लिए अच्छा नहीं है, इससे क्योंकि हमारी नागरिकता चली जाएगी। जबकि सरकार क्या कह रही है कि इससे किसी की नागरिकता को कोई खतरा नहीं है, उल्टा ये नागरिकता देने के लिए कानून बनाया गया है, CA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। तो ये एक्ट आ गया है, अब ये कानून बन गया है, लेकिन फिर इस पे NPR किया जाना है, तो बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में निर्णय निर्माण की शक्ति जो सरकार को दी गई है, लेकिन सरकार के जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने वो सरकार को फॉर्म किया, उसमें से अधिकतर लोग वो CA के पक्ष में हैं और बहुत सारे लोग उसके विरोध में हैं। तो ये निर्णय निर्माण शक्ति होती है। तो ऐसे क्योंकि वो नियम किसी को श्रेष्ठ लगता है तो वो उसको लागू करवाना चाहते हैं, जिसको वो श्रेष्ठ नहीं लगता वो लागू नहीं करवाना चाहते। इसके आगे
द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। अभी इस बात का फैसला कौन करेगा? सरकार करेगी, ए ग्रुप करेगा या बी ग्रुप करेगा समाज में? इसमें कोई भी फैसला नहीं करेगा। अब सीधा फैसला कहाँ जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन के पास। संविधान, जो नियम पहले से हमने लिखे हुए हैं, उन नियमों के अनुसार सरकार को व्यवहार करना पड़ेगा, ये जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। इट डिसाइड्स who gets to decide what the laws will be. In principle, this question, who gets to decide, can be answered in many ways. In a monarchical constitution, a monarch decides. In some constitution like the old Soviet Union, one single party was given the power to decide. But in democratic constitution, broadly speaking, the people get to decide. But this matter is not so simple, because even if you answer that the people should decide, it will not answer the question. How should the people decide? For something to be law, should everyone agree to it? Should the people directly vote on each matter as the ancient Greeks do? Or should the people express their preferences by electing representatives? But if the people act through their representatives, how should these representatives be elected? How many should there be? तो इसके आगे जो प्रॉब्लम क्या है फिर? द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें संविधान है, यही इस बात का उत्तर देता है। वे समाज में जो शक्ति है, शक्ति का किस प्रकार से वहाँ बंटवारा हुआ है, उसका भी वो यहाँ पे वर्णन करता है। संविधान ही यहाँ पर तय करेगा कि कानून कौन बनाएगा, और कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का जो है उत्तर, अगर प्रिंसिपल रूप से देखा जाए, मुख्य तौर पर अगर देखा जाए, तो यह कानून का इस बात का आंसर वो कई तरीके से दिया जा सकता है। अब भारत में क्या डेमोक्रेटिक रूल है, लेकिन अगर मैं किसी मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन में जाऊं, किसी राजतंत्र में जहां पे राजा होते हैं वहां पे जाऊं, तो वहां ही राजा ही अपनी इच्छा से इस प्रश्न का उत्तर वो देगा, क्योंकि वहां पे निर्णय निर्माण की क्षमता किसके पास है? सिर्फ राजा के पास। लेकिन अगर हम कुछ और जो कॉन्स्टिट्यूशन देखें, जैसे पुराने जो ओल्ड है सोवियत संघ है, उसमें संविधान के द्वारा जो निर्णय लेने का अधिकार केवल एक ही पार्टी को दिया गया था, वहाँ पे दूसरी पार्टी नहीं थी, एक ही पार्टी है, उसको अपने इच्छा से अनुसार दिया जाएगा। लेकिन यहाँ लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में विभिन्न राजनीतिक दल होते हैं। जो राजनीतिक दल बहुमत में है, जो सरकार का निर्माण किया हुआ है, वही संविधान के अनुसार निर्णय लेने का अधिकारी होता है। और जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, वो मोटे तौर पर जनता की राय को प्रकट करते हैं। लेकिन जितना हम इस बात को समझें, ये उतनी ही थोड़ी मुश्किल भी है। अगर मान भी लिया जाए एक प्रकार से कि जनता ही खुद निर्णय लेती है, तो फिर जनता से इस प्रकार का निर्णय कैसे लेती है, वो ये बताइए। क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना जरूरी है कि सभी लोग इस कानून ये बना दिया गया देश के लिए, क्या ये होना जरूरी है? नहीं। या फिर एक यूनान में ये काम होता था, यूनान में वहाँ पे क्या था कि लोगों को सभी मुद्दों पर, कोई भी मुद्दा आ जाता, उस पर वोट देने का अधिकार लोगों को होता था, और लोगों से पूछा जाता था, और वो लोग क्या करते थे? डायरेक्ट वोट डालते थे। तो डायरेक्ट वोट डालते थे, इस तरीके से वहाँ पे फैसला लिया जाता। हाँ, वहाँ पे ये जो प्रतिनिधि भेजते थे अपने प्रतिनिधियों को चुन के अपनी राय व्यक्त करते, सॉरी वो प्रतिनिधि नहीं, वो डायरेक्ट चुनते थे। और जबकि होना क्या चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजें, क्योंकि एक जनता है, किसी भी नियम के बारे में, किसी भी कानून के बारे में, या कोई सरकार का जो कोई निर्णय है उसके बारे में जनता सारे
एकदम से किसी हर एक मुद्दे पे नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि जनता की संख्या बहुत ज़्यादा है और निर्णय लेना तुरंत होता है। तो ऐसे में क्या है, होना क्या चाहिए कि जनता के जो प्रतिनिधि है वो निर्णय लेते हैं, लेकिन ऐसा यूनान में नहीं था। लोकतांत्रिक देशों में ऐसा होता है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज में यही होता है कि जो भी व्यक्ति कोई कोई सरकार को कोई निर्णय लेना है तो वो जनता से उस चीज़ को पूछती है। और जनता से कैसे पूछती है, जनता के प्रतिनिधियों की वो राय है, जनता के प्रतिनिधि जिन्होंने जो जनता ने चुन के भेजे हैं सरकार निर्माण के लिए, अपने बारे में निर्णय लेने के लिए, तो वो इस चीज़ का फैसला लेते हैं। तो अब प्रश्न उठ जाता है कि सो इन बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल्स, ये अब प्रश्न क्या उठता है यहां से, or should the people express the preferences by electing representatives? But if the people act through their representatives, how should these representatives be elected? यदि फिर चलो जनता है, जनता अपना किसी नियम के बारे में फैसला वो खुद लेती है, लेकिन वो जनता फैसला कैसे लेती है, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा। प्रतिनिधि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात आ जाती है कि इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे किया जाए, कैसे ये बात सत्य मान ली जाए कि वाकई में ही जनता प्रतिनिधित्व करते हैं, और जनता के कुल कितने प्रतिनिधि होने चाहिए, तो इसके बारे में नेक्स्ट। In the Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances, Parliament gets to decide laws and policies, and that Parliament itself be organized in a particular manner. Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact it. If Parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestows this authority on Parliament in the first place. This is the function of the Constitution. It is an authority that constitutes government in the first place. अब एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए, भारत के संविधान में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि ज़्यादातर जो कानून है वो खुद कॉन्स्टिट्यूशन में जो संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, वही इस चीज़ के ऊपर कानून बनाएगी, पार्लियामेंट ही, ऐसा भारतीय संविधान में लिखा गया है। और इस पार्लियामेंट का गठन भी है जो एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी भी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने के लिए उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। अगर संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले यह अधिकार देने वाला कोई कानून भी उनके पास होना चाहिए कि किसी कानून के तहत हमने ये संसद के जो सदस्य हैं उनको यह अधिकार दिया है, और यह काम सारा का सारा संविधान ही करता है। संविधान के पास ये ताकत होती है, ये ताकत, क्योंकि संविधान ही प्रथम हमारी सरकार है। तो इसमें सेकंड पॉइंट जो दिया गया है, the second function of a constitution is to specify who has the power to make decision in a society. It decides how the government will be constituted. तो इस संविधान का सेकंड जो वर्क है, सेकंड जो काम है, वो ये बात स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, किसके पास होगी। और संविधान यह भी तय करता है कि जो जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति है वो व्यक्ति कहाँ से आएंगे और उनको कैसे वो सरकार बनाएंगे। इस प्रकार, यानी कहने का मतलब है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ये बात भी संविधान ही तय करता है, संविधान के नियम ही तय करते हैं। यहाँ तक हमने किया था, इसका रिवीजन हो गया। अब यहाँ पे अब लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, इसमें यहाँ से सरकार की शक्तियों पर क्या क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए। बट दिस इज क्लियरली नॉट एनफ। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉज दैट यू थॉट वर patently unfair. It prohibited you from practicing your religion, for instance, or it
It enjoined that clothes of a certain color were prohibited, and that were not free to sing certain songs, or that people who belonged to a particular group, caste, and religion would always have to serve others and would not be allowed to retain any property, and that government could arbitrarily arrest someone on that only, or that only people of a certain skin color would be allowed to draw water from wells. You would obviously think these laws were unjust and fair, and even though they were passed by a government that had come into existence based on certain procedures, there would be something obviously unjust about that government enacting these laws. अब यहाँ पे बट दिस इज क्लियरली नॉट इनफ, लेकिन ये बात है, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाती यहाँ से. सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस. मान लीजिए आपने ये अब तय कर लिया कि समाज में निर्णय कौन करेगा, और उस निर्णय करने वाले प्रतिनिधियों ने या सदस्यों ने वो कानून बना दिए. फिर आपको लगा कि जो भी कानून इन्होंने, जो लॉज हैं वो बनाए हैं, वो ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं है, वो अनुचित हैं. क्यों अनुचित लगे आपको? एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आपको आपका धर्म पालन करने से रोक दिया. आप जिस भी धर्म के, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई जो भी हैं, आपको आपका धार्मिक रीति रिवाज हैं उनको अपनाने से, उनको मानने से आपको प्रतिबंधन डाल दिया कि आप क्यों मानते हैं. आपके संस्कार है, संस्कृति, आपकी आस्था, विचार हैं, दृष्टिकोण है, उनको आपके ऊपर बंधन डाल दिया गया. और उसने अब निर्णय लिया कि आप एक विशेष रंग के वस्त्र नहीं डालेंगे, आप गेरुए वस्त्र नहीं डालेंगे, आप हरे रंग के वस्त्र नहीं डालेंगे. आपके ऊपर ऐसा उन्होंने बंधन लगा दिया जो व्यक्ति जिनके पास निर्णय लेने की शक्ति थी. अब वो उन्होंने अपना वो दिखाया तो, और उन्होंने रोक दिया कि आप एक विशेष गीत नहीं गा सकते, हम नहीं गा सकते, हम बुलबुलें हैं जिसकी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा. ये गीत आपको या कोई भी आपकी पसंद का कोई गीत नहीं गाने दिया. आप संतृप्त नहीं हैं, आप किसी जाति के, किसी कास्ट, क्रीड, बिलीफ के व्यक्ति हैं, और आपको इस वजह से समाज में रहते हुए किसी दूसरे कास्ट, क्रीड और ओपिनियन के, बिलीफ रखने वाले लोगों के, किसी दूसरे धर्म, जाति के लोगों के सदैव या हमेशा जो सेवा करनी पड़ेगी, आपके ऊपर ये बंधन और डाल दिया. और आपको ये बोल दिया गया कि यू हैव नो राइट टू कम्युलेट वेल्थ. आप संपत्ति नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास संपत्ति रखने का भी अधिकार नहीं है. आपको इस चीज़ के लिए भी उन्होंने रोक दिया, संपत्ति. और फिर आपको सरकार ने आर्बिट्रेरली, मनमाने ढंग से जो अरेस्ट करने का, वो भी सरकार ने जो है आपको इजाज़त दे दी कि आप है ना मनमाने तरीके से आपको गिरफ्तार कर सकती है गवर्नमेंट किसी भी टाइम. तो और फिर आपको बोला कि आप किसी कुएं से, किसी कोई विशेष कुआं, वहाँ से पानी नहीं भर सकते क्योंकि आप अछूत जाति के, आप ये है वो है, किसी वजह से आपको ये बोल दिया. तो आपको क्या लगेगा? आपको अनजस्ट, अनफेयर रूल्स लगेंगे. आपको गवर्नमेंट की जो तरीका है, डिसीजन उसने लिया आपके बारे में, वो गलत लगेगा. ये कानून है, ये बिल्कुल आपको अनफेयर, अनजस्ट लगेगा, अन्यायपूर्ण और अनुचित लगेगा. तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आपको सरकार द्वारा ऐसे कानूनों के बनाने के पीछे आपको, आपके मन में आएगा कि कोई ना कोई एक अन्यायपूर्ण बात हमेशा से रही होगी. ये आपके मन में बात आएगी. और सर्टेन प्रोसीजर दैट देयर वुड बी समथिंग ऑब्वियसली अनजस्ट अबाउट द गवर्नमेंट एनेक्टिंग दीज लॉज. तो अब इस थर्ड फंक्शन से आप क्या समझे? इस थर्ड फंक्शन में, तो इस थर्ड फंक्शन में आपके मन में क्या विचार है? पढ़िए इसको. सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never transgress them. अंत में आपको क्या लगा, कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा काम क्या है? कि कोई भी सरकार है, अपने राज्य, जिस राज्य में वो शासन कर रही है, शासन करने के दौरान उस राज्य में रहने वाले नागरिक हैं, नागरिकों पर वो
उस जो कानून वो लागू करती है उसकी भी सीमा तय होनी चाहिए। ये नहीं कि सरकार अपने मनमाने ढंग से, क्योंकि वो पावर में है और जनता के द्वारा भी चुनी गई है, और अब वो 5 साल के लिए चुने गए, मान लीजिए डेमोक्रेटिक कंट्री में जैसे हमारे इंडिया में वो 5 साल के लिए चुने गए, तो अब उसने 5 साल के लिए मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर लिया आपको किसी धर्म को नहीं मानने दिया, आपको कोई विशेष वस्त्र नहीं डालने दिए, कुएं से पानी नहीं भरने दिया गया, आप एक विशेष जाति समूह के सदस्य हैं, इस वजह से आपको क्या किया कि दूसरे विशेष एक दूसरा समूह है उसकी सेवा करेंगे और आजीवन करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके ऊपर बंधन डाल दिया। आपको लगा कि इनके द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो बिल्कुल सर्वथा अनुचित हैं और इनका पालन किसी भी तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब ऐसी स्थिति में सरकार के इन कार्यों के ऊपर, इन जो वो कार्य कर रही है ऐसे, तो इनके ऊपर बंधन लगाने का काम कौन करता है? तो तीसरा काम ये, जो सरकार ऐसा कार्य करती है तो ऐसा जो सरकार है व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका उल्लंघन करती है, उसके नियम है जो उनके अनुसार चलने पर उल्लंघन करते हैं। संविधान वहाँ पे है, संविधान ही सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित कर देता है, उसके पास ये शक्ति है। और ऐसे में उसने संविधान ने हमें कुछ अधिकार भी दिए हैं। तो इससे नेक्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज। The most common way of limiting the power of government is to specify certain fundamental rights that all of us possess as citizens and which no government can ever be allowed to violate. The exact content and interpretation of these rights varies from constitution to constitution, but most constitutions will protect a basic cluster of rights. Citizens will be protected from being arrested arbitrarily and for no reason. There is one basic limitation upon the power of government. Citizens will normally have the right to some basic liberties, to freedom of speech, freedom of conscience, freedom of association, freedom to conduct a trade or business, etc. In practice, these rights can be limited during times of national emergency, and the Constitution specifies the circumstances under which these rights may be withdrawn. कुछ हैं जिसमें ये राइट्स विड्रॉन भी किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि परमानेंट है। लेकिन सरकार हमारे ऊपर बंधन डाले, अनुचित कार्य करे, एक मनमाने ढंग से हमारे साथ व्यवहार करे, तो ऐसे में संविधान के अंदर ये भी प्रोविज़न किया गया है कि हमें वो किस प्रकार से हमारे अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। तो संविधान बहुत से तरीक़ों से जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, और इसके लिए हमें संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। वो मौलिक अधिकार हमारे स्पष्ट लिखे गए हैं। कोई भी सरकार उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, उन मौलिक अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकती। केवल एक ही समय है, इमरजेंसी के टाइम में कुछ अधिकार है जो हमारे वो सरकार है वो छीन सकती है। तो हर एक देश में कुछ न कुछ संविधान है और संविधानों के अनुसार सभी को वहाँ पर एक मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं। तो जैसे संविधान में प्रोसीजर किया गया है कि कोई भी सरकार बिना किसी कारण के गिरफ्तार नहीं कर सकती किसी व्यक्ति को, उसकी सुरक्षा प्रदान की गई है। व्यक्ति को सरकार की शक्तियों के ऊपर भी एक सीमा है, एक मूलभूत शक्ति है जो हमारा संविधान है। तो नागरिकों जो मौलिक अधिकार हैं उसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हमें भाषण का स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। स्वतंत्रता मतलब हमें जब तक हम अपने कार्यों में स्वतंत्र हैं, जब तक हम दूसरे कार्यों के लिए बाधा नहीं बन जाते। स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है जो मनमर्जी से हम जो करें वो चाहे वो करें। हम तो भारत के नागरिक है, सरकार हमें कुछ कहेगी, संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। स्वतंत्रता का भी अधिकार यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक भारत का या किसी भी हमारे देश की बात कर रहे हैं हम, हमारे संविधान के अनुसार यदि व्यक्ति स्वतंत्र है, व्यक्ति तब तक स्वतंत्र है जब तक वो दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं बन जाता। अगर वो अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते करते दूसरे कार्यों में बाधा बन जाता है तो वो स्वतंत्रता वहाँ पे उसकी बंद हो जाती है। मान लीजिए आप गली से जा रहे हैं, आपके हाथ में छाता है, छाता घुमाते हुए जा रहे हैं,
तो आप छाता घुमाते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो छाता है ना, जब वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो किसी को हिट कर सकता है, किसी को हर्ट कर सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति भी उसी गली से आ रहा है, तो वहाँ पे उसके नाक तक पहुँचने में वो छाता, उसकी समतलता वो शुरू हो जाती है। तो आप किसी दूसरे की समतलता का भी हनन नहीं कर सकते। आप समतल हैं, सरकार के द्वारा भी समतल हैं और संविधान के द्वारा आपके लिए ऐसे नियम व्यवस्था की गई है। तो जैसे इन मौलिक स्वतंत्रताओं में भाषण की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं जो भी आपके मन में है, किसी को गाली तो नहीं देनी है, ये तो नहीं है कि स्वतंत्रता गाली देने, किसी को आप हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी स्वतंत्रता है कि वो भी एक गरिमापूर्ण जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए। तो ये बातों को, छोटी छोटी बातों को अच्छे तरीके से समझना यहाँ ये जरूरी है। सभ्य संविधान में हमारे प्रोसीजर किया गया है, काम करने की स्वतंत्रता हमें दी गई है, संगठन बनाने की हमें स्वतंत्रता दी गई है। तो केवल ये स्वतंत्रता, इतनी अच्छे संगठन, हम कोई भी दल बना सकते हैं, कोई भी हम एक कमेटी बना सकते हैं, कोई एक संस्था बना सकते हैं, ठीक है, ताकि समाज की भलाई के लिए हम कार्य कर सकें। ये नहीं है किसी, जैसे किसान अपने लिए एक यूनियन बना लेते हैं, मजदूर यूनियन होती है, उधर उद्योगपतियों की यूनियन होती है। तो समाज में बहुत सारे जो डॉक्टर हैं, नर्सेज, सबकी अपनी एक यूनियन है, वो संस्था अपनी बना लेते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, काम करने की आपको स्वतंत्रता है, काम आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बुरा काम नहीं कर सकते जो समाज के लिए हानिकारक हो। ये बात आप ध्यान रखें। अधिकारों को राष्ट्रीय जो आपातकाल होता है, जो नेशनल इमरजेंसी होती है, उस दौरान हमारे अधिकारों को सीमित किया जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ये पीडीएफ बेटा मैंने आपके पास भेज रखा है और इस पीडीएफ को दोबारा दें। एस्पायरेशंस एंड गोल्स ऑफ ए सोसाइटी, एक समाज की आकांक्षाएं, एस्पायरेशंस और उसका उद्देश्य, समाज के उद्देश्य क्या हैं, समाज के उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए एक बार, most of the older constitution limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power, but many 20th century constitutions, of which the Indian constitution is the finest example, also provide an enabling framework for the government to do certain positive things to express the aspirations and goals of society. The Indian constitution was particularly innovative in this respect. Societies with deep entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. तो यहाँ पे समाज के उद्देश्य और समाज, जिस समाज के हम नागरिक हैं, जिस समाज के हम रहते हैं, उसके सदस्य हैं, जो हम समाज हमारे परिवार जैसा है, उस समाज की भी हमसे कुछ आकांक्षाएं होती है, उसका लक्ष्य होता है। तो क्या है, मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power। जो अधिकतर पुराने संविधान हैं तो उनमें जो सरकार की शक्ति पे प्रतिबंध लगाने का काम किया गया है, उनमें काम किया गया था कि भी पुराने संविधान के अनुसार है, जो एक ही काम था संविधान का कि सरकार के कार्यों को नियंत्रित किया जाए। लेकिन अब तो संविधान खुद सरकार का निर्माण भी करता है लोकतांत्रिक देशों में, उसको सरकार को कैसे चलना, कैसे व्यक्तियों के इच्छाओं के अनुसार कार्य करना, ये सब कुछ संविधान है और जनता संविधान की शक्ति का स्रोत है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। भारतीय संविधान एक बहुत ही अच्छा संविधानों का उदाहरण है। भारतीय संविधान बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। तो ये ऐसा कुछ सकारात्मक इसमें कार्य हैं जो सरकार को करने होते हैं। इसके द्वारा ये निहित है कि प्रत्येक जो सरकार है जो इसके तहत चुनकर आएंगी, उसको कुछ पॉजिटिव फ्रेमवर्क है जो सोसाइटी के लिए वो करना पड़ेगा, और समाज की जो एस्पायरेशंस है, सोसाइटी के एस्पायरेशंस है, उसके जो गोल्स हैं उनको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, और उन्नति है जो वो चाहता है समाज, उन्नति, आगे बढ़ना, विकास, शिक्षा, उद्देश्य, कृषि, सब के लिए वो कार्य करना, स्वास्थ्य के लिए कार्य करना चाहता है। तो ये समाज है, समाज में बहुत सारी चीज़ों की जो अहम पहलू होते हैं, शिक्षा है, रोजगार है, कृषि है और स्वास्थ्य है, उद्योग है। तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो समाज के जो लक्ष्य होते हैं और सरकार को उस समाज के लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए नियम व्यवस्थित रूप से कार्य करना होता है। तो समाज में जो बहुत सारी असमानताएं हैं, ये देखनी होती है कि समाज के अंदर कोई
असमानता न हो, इनइक्वलिटी नहीं होनी चाहिए, और सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध इतना होना चाहिए कि वो जब तक व्यक्ति के लिए अगर हानिकारक है, व्यक्ति और समाज के लिए हानिकारक है, तो ऐसी सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना भी जरूरी है। तो सरकार को केवल इसी वजह से नहीं कि सरकार को अंकुश लगाना इसीलिए, बल्कि सरकार को समर्थ भी बनाना है, शक्तिशाली भी बनाना है सरकार को, ताकि जो समाज में फैली हुई विसंगतियां हैं, समाज के अंदर जो फैली हुई बुराइयां हैं, उनको वो खत्म कर सके। सरकार को इतनी ताकत भी देता है हमारा संविधान। तो असमानता है, जैसे गरीबी है, यहाँ पे जाति पाति है, या फिर अनटचेबिलिटी वगैरह, छुआछूत वगैरह जो है, इनके चीज़, अशिक्षा है, नशा है, जैसे समाज में कोई भयंकर रोग हैं ये फैल रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए भी सरकार को शक्ति ताकत देता है हमारा संविधान। तो भारत की हमेशा से एक इच्छा रही है, भारत देश की, भारत समाज की एक इच्छा रही है कि वो ऐसा समाज भारत में बने जहाँ पे जाति पाति न हो, इक्वलिटी हो, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, हमारा समाज एक ऐसा स्वर्ग जैसा समाज हो, ऐसा समाज, ऐसा शक्तिशाली। इसलिए ऐसे समाज बनाने के लिए सरकार को हमें शक्तिशाली बनाना पड़ेगा, समाज को भी हमें इसके लिए अधिकार देने पड़ेंगे। तो इससे नेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी a society that is free from caste discrimination. If there is our society aspiration, the government will have to enabled or empowered to take all the necessary steps to this goal. In a country like South Africa, which had a deep history of racial discrimination, its new constitution had to enable the government to end racial discrimination more positively. A constitution may enshrine the aspiration of a society. The framers of Indian constitution, for example, thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life minimal dignity and social self-respect, minimum material well-being, education, etc. The Indian constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. As we go on studying the Indian constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of preamble to our constitution, and these provisions are found in the section of fundamental rights. The directive principle of state of policy also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people. The fourth function of constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create a condition for a just society. तो इसके लिए जैसे इसमें एक दक्षिण अफ्रीका के नस्ली भेदभाव के इतिहास का उदाहरण दिया गया है। तो वहाँ पे क्या था, नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया कि वो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के नस्ली भेदभाव को मिटा सके। वहाँ के संविधान ने इस योग्य बनाया था। लोगों ने जब ऐसे संविधान की मांग की तो वह बड़ा संघर्ष हुआ। नेल्सन मंडेला, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, दक्षिण अफ्रीका के बारे में बहुत सारा वहाँ पे दिया गया है। तो कैसे वो उभर कर सामने आया था, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है। भारत में संविधान निर्माताओं की हमेशा से एक इच्छा रही थी कि वो भारत के प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ऐसी वस्तुएं दे, ऐसी चीज़ें दे, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसके पेट भर भोजन मिले, उसे रोटी कपड़ा मकान मिले, धार्मिक स्वतंत्रता मिले, मतलब हर चीज़ उसको बेसिक चीज़ें जो वो जरूरी मिले, और इसके साथ ही समाज में वो गरिमापूर्ण अपना जीवन जी सके जिनके सहारे, तो आत्मसम्मान से भरा हुआ उसका जीवन हो। भारतीय संविधान ये हमारे लिए सारे के सारे प्रोविज़न करता है। लोक कल्याणकारी कदम हमारे समाज में जो उठा रखे हैं भारतीय संविधान के अनुसार, ऐसा हमारा देश का संविधान बना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर, the fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspirations of a society and create conditions for a just society। संविधान का फोर्थ फंक्शन क्या है, चौथा काम क्या है कि सरकार को ऐसी कैपेसिटी देना, ऐसे इनेबल करना, गवर्नमेंट को ऐसी शक्ति देना, उसे क्षमता प्रदान करना कि वो जनताओं की इच्छाओं को पूरा कर सके, जनता के अनुरूप कार्य कर सके सरकार ऐसे, और एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज, वहाँ पे एक जस्टफुल जो सोसाइटी है वो हमारा जस्ट सोसाइटी वो बने, न्यायपूर्ण समाज बने,
जहाँ पर और जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की जाए जहाँ पे एक न्यायोचित, न्याय से परिपूर्ण एक जो जहाँ पे जनताओं की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, जहाँ सरकार को ऐसी क्षमता हो जो भेदभाव मिटा सके, समाज की बुराइयों को मिटा सके, ऐसा हमारे समाज में ये चौथा काम, ये फोर्थ जो फंक्शन है हमारे समाज का बना है। इसके बाद नेक्स्ट, इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर ये चाहते हैं तो आप पढ़ लें, चलो कोई नहीं, पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। Sorry. Enabling provisions of the Constitution. Constitutions are not only rules and regulations controlling the powers of the government, they also give powers to the government for pursuing collective goods of the society. तो यहाँ पे सरकार है जो शक्तियों को नियंत्रित, और नियम है जो कानून है उनके अनुसार ही काम नहीं करती। सरकार के पास ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिससे वो समाज की, पूरे समाज की भलाई के लिए भी काम कर सके। तो इसमें फर्स्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका assigns many responsibility to the government. It wants the government to take measures to promote conservation of nature, make efforts to protect persons and groups subjected to unfair discrimination, and provides that the government must progressively ensure adequate housing to all, health care, etc. Constitution of South Africa assigns many responsibilities to the government. सरकार को साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी जिम्मेदारियां भी दी है। ये चाहता है कि गवर्नमेंट जो टू टेक मेजर्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ नेचर की, जो वहाँ की सरकार है पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा दे। वहाँ न्यायपूर्ण भेदभाव है जो व्यक्ति और समूह के बीच जो आपस में न्यायपूर्ण भेदभाव ना हो, उससे बचाने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। वहाँ पे पूरा ये प्रोवाइड्स दैट द गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसिव इंश्योर एडिक्वेट हाउसिंग टू ऑल हेल्थ एंड केयर। यहाँ पे पर्याप्त आवास की सुविधाएं दी जाए, नागरिकों को रहने के लिए मकान दी जाएं, उनको मुफ्त में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, मुफ्त में या पैसे में जैसे भी है, बेसिक चीज़ है कि उनको सेवाएं प्रदान की जाए। फिर आगे एक और दिया है यहाँ पे, इन द केस ऑफ इंडोनेशिया, यहाँ पे आ जाइए। In the case of Indonesia also the government is enjoined to establish and conduct. In the case of Indonesia also the government is enjoined to establish and conduct national education system. The Indonesian constitution ensures that the poor of destitute children will be looked after by the government. Destitute children, अनाथ बच्चे, तो जो गरीब है, पिछड़े हुए बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनकी देखभाल जो गवर्नमेंट करेगी। इंडोनेशिया में सरकार की एक जिम्मेदारी बनाएगी बच्चों, वो एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था बनाए कि राष्ट्रीय लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो बच्चों की शिक्षा के लिए काम करे, और शिक्षा ही के लिए नियम ही नहीं बनाए बल्कि उनका संचालन भी करे। तो ये इंडोनेशिया के संविधान में ये चीज़ें लिखी गई हैं। सरकार जो गरीब हैं बच्चे, वहाँ के जो अनाथ बच्चे हैं, उनकी भी देखभाल खुद करेगी। तो इसमें आगे पॉइंट है जो हमारा, इस पे आ जाइए। फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल, मौलिक पहचान, लोगों की मौलिक पहचान। तो या फिर हमारे देश की मौलिक पहचान, लोगों की मौलिक पहचान क्या है। Finally, and perhaps even most importantly, a constitution expresses the fundamental identity of a people. ऑफ ए पीपल मीन्स देश के बारे में बात हो रही है। ए पीपल नहीं होता ना, ए पीपल अगर हम बोलते हैं तो देश के लिए बोलते हैं ऐसा। हाँ, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। फाइनली एंड परहैप्स इवन मोर इम्पोर्टेंटली, ए कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल। This means the people as a collective entity come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms that how one should be governed and who should be governed, and one forms a collective identity. One has many sets of identities that exist prior to a constitution. संविधान के लिए जो प्रमुख होती है। But by agreeing to certain basic norms and principles, one constitutes one basic political identity. Second constitution norms are यहाँ ये जो फर्स्ट तक हम कर लें, पहले इसको देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ पे बताई गई है संविधान के द्वारा कि ये हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे लोगों को एक पहचान देता है,
एक स्पेशल आइडेंटिटी, एक जो फंडामेंटल बुनियादी, एक मौलिक जो पहचान है वो देता है। संविधान के द्वारा ही हम समाज की एक इकाई के रूप में, एक यूनिट के रूप में हमारी पहचान होती है, क्योंकि हम इस समाज के हिंदू लोग हैं, हम इस समाज के जैन धर्म के लोग हैं, हम इस समाज के कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, उद्योग से जुड़े हुए व्यापारी है, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये सामूहिक एक जो कलेक्टिव यूनिट होती है, इसकी हमें आइडेंटिफिकेशन देता है हमारा सोसाइटी। तो इस संबंध में कुछ जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे सबको सहमत होना पड़ेगा जो संविधान में लिखे गए हैं, कि हम पे शासन कैसे होगा, कौन चलाएगा वो शासन, और शासन चलाने में जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे। तो संविधान के अंदर हमारी बहुत सारी पहचान है, हमारी अलग अलग पहचान है वो होती है संविधान के अंदर, ये बात है। कुछ जो बेसिक रूल्स है, कोई प्रिंसिपल्स है, इन पर सहमत होकर ही हम अपनी एक पॉलिटिकल आइडेंटिफिकेशन, राजनीतिक पहचान बना सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ से, वन है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक नहीं, ये आगे 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 चलेंगे हम। यहाँ से सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals, and freedoms. The Constitution gets authority constraints upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we may not transgress. So the Constitution also gives one a moral identity. Third and finally, it may be, यहाँ पे थर्ड पे आ गए। अब हम इससे पहले हम इसको कर लेते हैं, थर्ड को यहाँ से करेंगे। तो ये हमने कर लिया। सेकंड को कर रहे हैं अभी। तो सेकंड में क्या कहा है, सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स आर द ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन परस्यूज इंडिविजुअल एस्पायरेशंस। तो दूसरा संवैधानिक नियम के बारे में बात की गई है। तो इस दूसरे संवैधानिक नियम में हम अपनी व्यक्तिगत जो आकांक्षाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, और जो संतरता है एक व्यक्ति की, अपनी जो एक इच्छा होती है व्यक्ति की, आकांक्षा कह सकते हैं उसको, एस्पायरेशंस, या उसका कोई गोल है, टारगेट है, उसकी एक लिबर्टी है, हम उसको प्रयोग करते हैं। तो ऐसा एक बुनियादी ढांचा जो प्रस्तुत करता है यहाँ पे। फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बंधन लगा देता है कि कोई भी व्यक्ति किस तरीके से वो कार्य करेगा। तो थर्ड पॉइंट पे है, थर्ड एंड फाइनली इट मे बी द केस दैट मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मॉरल वैल्यूज आर नाउ शेयर्ड अक्रॉस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशंस। तो यहाँ पे तीसरा और सबसे जो लास्ट में है वो शायद ये है कि बुनियादी जो राजनीति और नैतिक जो नियम हैं, बुनियादी जो बेसिक हैं पॉलिटिकल और जो मॉरल जो रूल्स हैं, वो पूरे दुनिया के संविधानों ने हमारे स्वीकार किए। ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट, इफ वन लुक्स एट constitutions around the world, they differ in many respects. In the form of government, they join in many procedural details, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respects. Most claim to protect certain basic rights. Most claim to protect certain basic rights. But constitutions are different in the way they embody conceptions of natural identity. Most nations are amalgamation of a complex set of historical traditions. They weave together the diverse groups that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by the ethnically German जातीय जो जर्मन थे, नस्ल. The constitution gave expression to this identity. The Indian constitution on the other hand does not make ethnic identity. भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई जो नस्ल की नहीं है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, जर्मन में ऐसी दी गई है.
एस ए क्राइटेरिया फॉर सिटीजन, हमने जो नस्ल भेद को नहीं माना है जर्मन की तरह। जर्मनी में नस्ल भेद है, नस्ल के आधार पर संविधान में दिया गया, वहाँ पे नागरिकता दी जाती है। डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ व्हाट इज relationship between the different regions of a nation and the central government should be. This relationship constitute the national identity of a country. Relationship of between the different regions of national and central government society should be the relationship constitute the national identity of a country. यहाँ तक हमने किया है। तो इसमें अब हम क्या है, इसमें बताया गया कि दुनिया भर की जो सरकारें हैं हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें पता लगता है दुनिया भर की सरकार का, तो हमें पता लग जाता है। यहाँ से मैं आपको रीड कर देता हूँ। तो दुनिया भर की जो सरकार है उन सरकारों का अलग अलग स्वरूप है, उनका अलग अलग रूप है। तो बहुत सारी प्रक्रिया में वहाँ देखने को मिलती हैं। वहाँ जो देशों के अलग अलग संविधान हैं वो अलग अलग अधिकार देते हैं और अलग अलग अधिकारें हैं वो रक्षा करती हैं सरकारों की। ऐसी सरकारें हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। अगर किसी देश में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं, वहाँ बहुत सारे समूह हैं, तो वो उनके तरीके आपस में वो एक दूसरे से मिला लेते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जर्मनी का अगर हम उदाहरण दें तो जर्मनी का निर्माण कैसे हुआ? जर्मन नस्ल के कारण हुआ। जर्मन में एक नस्ल है विशेष, उस नस्ल को संविधान से पहचाना गया है और उस संविधान ने उसको एक अभिव्यक्ति दी है, उसको एक्सप्रेस किया है। तो भारतीय जो संविधान है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ऐसी जातीय और नस्ल की नागरिकता के रूप में बिल्कुल भी मान्यता नहीं देते। हम नस्ल, जात भेद, धर्म आधारों पे पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता इत्यादि हमने जो किए हैं कि इनके ऊपर हमें काम करेंगे। तो यहाँ पे जैसे एक पिक्चर है, पिक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, बागदादी दिया गया है। यहाँ पे बागदादी, कुछ लोग वहाँ पे बागदादी हैं, तो कुछ लोग जो ये क्या सिया हैं, सिया धर्म से जुड़े हुए हैं, सिया, और कुछ सुन्नी हैं, कुछ सुन्नी हैं, ठीक है। तो कुछ क्या है, सुन्नी हैं, कुछ सिया हैं, और ये क्या है इधर, ये कुर्द लोग हैं, ये कुर्द हैं, और ये क्या है, सिया, सुन्नी, बागदादी, ये सिया रहेगा, इस बागदादी। तो ये विभिन्न धर्मों के, तो वहाँ पे इस चीज़ को आप देख लीजिए, वो नस्ल और धर्म जाति के आधार पे ऐसा करते हैं, लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके आगे कल से हम बेटा दैट्स इनफ, आई थिंक बहुत हो गए हैं। तो कल को हम जो करेंगे वो हमारा, यहाँ से अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा सा ये पॉइंट और देख लीजिए आप। तो चेक योर प्रोग्रेस, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चेक योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस है इसको देख लीजिए, आपने कितना सीखा। मतलब यहाँ से ये ब्लैंक दिए गए हैं। फर्स्ट में, द गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर एनी सिटीजन टू फॉलो और नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन। सरकार है किसी भी नागरिक को किसी धर्म को पालन करने के लिए आज्ञा नहीं देती या नहीं दे सकती है। तो इसका मतलब क्या है, लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की शक्तियों पर एक अंकुश लगाया गया है। फिर आगे, द गवर्नमेंट मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, मस्ट ट्राई टू रिड्यूस इनइक्वलिटीज। सरकार की शक्ति दी गई है कि सरकार को ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि वो इनकम और वेल्थ है, जो लोगों की जो धन दौलत है उसके बीच में असमानता जो फैल रही है उसको कम करने का प्रयास गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर सरकार ऐसा कर सकती है तो गवर्नमेंट के पास क्या है, पावर ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो शक्ति है उसके बारे में बताया गया। राष्ट्रपति के पास, प्रधानमंत्री के क्या, प्रेसिडेंट हैज़ द पावर है, राष्ट्रपति के पास क्या है ये, टू अपॉइंट द, हाँ, राष्ट्रपति के पास भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने की ताकत है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सभी को शक्तियाँ हैं भारतीय संविधान में, तो ऐसे संविधान के अनुसार शक्ति दी गई है उसको। और यहाँ पे आप फील करना है, यहाँ पे आपने ये चीज़ें यहाँ पे फील करनी है जो मैंने बताई है, ये यहाँ पे। तो
आगे दिया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट एवरीवन हैज़ टू ओबे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास बहुत ज़्यादा शक्ति है जिसको हर एक नागरिक को भारत के पालन करना पड़ता है, सरकार को पालन करना पड़ता है। इसका मतलब है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, सुपर में कि इससे बड़ा कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। इसके बाद द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की ताकत, उसकी सत्ता, उसके पास जो हम मानते हैं, जिस किसी की ताकत को, किसी की शक्ति को जब हम मानते हैं उसके अथॉरिटी बोलते हैं। और शक्ति, पावर कब रहती है, जब वो उसके पास वो पावर है और बलपूर्वक हमसे वो काम करवा रहा है, उसको हम पावर बोलते हैं, ठीक है। और अथॉरिटी कब, अथॉरिटी उसको बोलते हैं जैसे पिता की अथॉरिटी होती है अपने बच्चों को डांटने की, बच्चा मानता है ना, हाँ मेरे पापा को मुझे डांटना चाहिए, दैट इज अथॉरिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास क्या अथॉरिटी है, मतलब पावर टू रूल है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो ये कल को इसके बारे में पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि और क्या है इसके अंदर, वी हैव आउटलाइंड द फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन, यस, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन कल को हम पढ़ेंगे व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये कल को हम करेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। इस वीडियो को बेटा बार बार आपने देखना है और कल से हम ये क्वेश्चन यहाँ से इन चीज़ों को उठाएंगे, ठीक है। और जितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस लेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में ले या हिंदी मीडियम में, जिस तरीके से आप कहेंगे हिंदी मीडियम से पढ़ाने के लिए तो हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से कहेंगे इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। तो बच्चे कोशिश करें पॉलिटिकल साइंस रखने की अपने पास। कोई चीज़ है, कोई आपके पास क्वेरी है, तो आप कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट रह जाता है तो बेटा मुझे आप व्हाट्सएप करें 9416194363। ये बच्चे होमवर्क के लिए इस नंबर को सेव भी कर ले अपने पास, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज में आपको होमवर्क भेजा जाता है, उसके लिए सेव कर ले। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है बेटा, इस नंबर से मुझे व्हाट्सएप भेजिए, ठीक है। अगर कॉल करना है तो कॉल मुझे नंबर है, कॉल का नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, कॉल का नंबर है 94, राइट कर लेना, ये 9468139686 इस पर कॉल करें। कॉल करने का टाइम क्या रहेगा आपका, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक करें, सुबह 7 o'clock to 8 AM, 7 AM to 8 AM बिटवीन आप करेंगे। और आफ्टरनून में आप 2 PM से आप 3 PM तक मुझे कॉल करेंगे, 3 PM तक ओनली। इसके बाद बेटा आपको किसी भी टाइम अगर कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें, ठीक है बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे, एंजॉय योर स्टडी बेटा, और बहुत सारी मेहनत करें, भगवान आपको कामयाब करेगा। जो बच्चे आगे जीवन में अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडी और एंजॉय करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।